कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। 3 मछली राजकुमार। रामगढ़ एक बहुत ही सुख समृद्धि से भरा हुआ राज्य। उस राज्य में आने वाले हर व्यक्ति को उस राज्य का महल बहुत पसंद आता था। उस राज्य के राजा का नाम था भीमसेन। भीमसेन राजा को कोई संतान ना होने के कारण वो हमेशा अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह ही संभालता था। उन्हें कोई भी समस्या हो तो भीमसेन राजा जल्द से जल्द उसे सुलझा देता था। भीमसेन राजा की पत्नी का नाम था सुनैना। महारानी सुनैना दिखने में बेहद खूबसूरत थी, मगर वो हमेशा इस दुख में रहा करती थी कि उसकी खुद की कोई संतान नहीं है। एक दिन उनके राज्य में एक पुरोहित जी आए। पुरोहित जी भीमसेन राजा से, प्रणाम महाराज। आइए पुरोहित जी, आपका स्वागत है। महाराज, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहिए पुरोहित जी, क्या काम है आपको? महाराज, मैंने आपकी पत्रिका देखी है तो उसमें आपके नसीब में पुत्र सुख है, मगर 18 साल के बाद आपके यहाँ 3 पुत्र होंगे और वो बहुत तेजस्वी होंगे। पुरोहित जी, क्या 18 साल तक हमारे नसीब में इंतजार ही करना होगा? हाँ महाराज, आपको प्रतीक्षा करनी ही होगी और उसका फल बहुत अच्छा होगा। तब तक आप अपनी प्रजा का अच्छी तरह से ख्याल रखिए और उनकी सेवा कीजिए। जी पुरोहित जी। महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे दूसरे राज्य में जाना है। जी पुरोहित जी। ऐसा कहकर पुरोहित जी वहां से निकल जाते हैं। अब महाराज भीमसेन अपनी प्रजा का अच्छी तरह से ख्याल रखा करते थे। एक दिन राज्य में बहुत बड़ा तूफान आया। तूफान में बहुत सा नुकसान हुआ। उस नुकसान में राज्य के छोटे घर और पेड़ गिर गए। राज्य की कठिन परिस्थिति देखने के लिए महाराज और महारानी रथ में बैठकर अपने नगर में चले जाते हैं। राज्य में जाते ही राज्य का नुकसान हुआ देख महाराज और महारानी व्यथित होते हैं। महारानी महाराज से कहती है, महाराज, हमारी प्रजा का बहुत नुकसान हुआ है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ महारानी, हम प्रजा की मदद करेंगे और उन्हें जो चाहे वो देंगे, आप चिंता मत करिए। ये अच्छा विचार है महाराज आपका। ऐसा कहकर महाराज और महारानी एक भव्य तालाब के पास आ जाते हैं। उस तालाब के पास आकर महाराज ने देखा कि बहुत सारी मछलियां मरी पड़ी हैं। उन्हें देख महाराज और महारानी दुखी हो जाते हैं। महाराज महारानी से, महारानी देखो, इस सुंदर तालाब की मछलियां कैसी मरी पड़ी है। हाँ महाराज, देखा, मगर हम इनके लिए अब कुछ नहीं कर सकते। हाँ महारानी। वहां से दोनों महल की ओर जा रहे थे, तभी एक पेड़ के नीचे एक दिव्य साधु अपनी साधना में लीन थे। उन्हें देख महारानी महाराज से, महाराज, वहां देखिए, उस पेड़ के नीचे एक साधु अपनी साधना कर रहे हैं, क्यों ना हम उनसे आशीर्वाद ले लें। हाँ महारानी, चलिए हम उनके पास जाते हैं। महाराज और महारानी उस साधु के पास चले जाते हैं। महाराज साधु से हाथ जोड़कर, प्रणाम साधु महाराज, हमने आपकी तपस्या में कोई व्यत्यय तो नहीं लाया? नहीं राजन, कहिए, क्या कहना चाहते थे आप? हे ऋषिवर, मुझे आपसे ये पूछना था, हमारे राज्य में ऐसी विकट स्थिति कैसे उत्पन्न हुई? अब हमें क्या करना होगा जिससे हमारा राज्य पूर्ववत हो जाए? राजन, ये सब निसर्ग निर्मित है, ये सब उसी की मर्जी से होता है। इस कठिन समय में आपको प्रजा की सेवा करनी होगी, प्रजा को सुखी रखना और अपने प्रजा के हित में निर्णय लेने होंगे। हे ऋषिवर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही आचरण करूंगा। महारानी साधु महाराज के पैर छूती है और उनसे आशीर्वाद लेती है। तभी साधु महाराज अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और उनके हाथ में एक पानी से भरा हुआ घड़ा आ जाता है। उस घड़े में 3 मछलियां होती है। उन मछलियों को देख साधु महाराज महारानी से, महारानी, ये तुम्हारे लिए, इनका हमेशा संतान की तरह पालन करना। वक्त आने पर तुम्हारी इतनी वर्षों की मेहनत का फल तुम्हें मिल जाएगा। साधु महाराज वो पानी से भरा घड़ा महारानी के हाथों में देते हैं और अपने ध्यान में मग्न हो जाते हैं। उन्हें ध्यान में मग्न देख महाराज और महारानी वो घड़ा लेकर अपने महल में चले आते हैं। महल में महारानी अपने कक्ष में वो मछलियां रखवा देती है। उसी दिन से रानी सुनैना उन मछलियों का अपने पुत्रों की तरह देखभाल किया करती थी। कुछ दिनों में मछलियां बड़ी बन गई। अब मछलियों के लिए महारानी ने बड़ा सा पात्र मंगवा लिया और उन मछलियों को उस पात्र में रखवा दिया। उन मछलियों से बातें करने में तथा उनके साथ वक्त बिताने में महारानी का समय निकल जाता था। अब ऐसे ही 15 साल बीत गए।
अब मछलियाँ छोटी से बड़ी बन गई थी। महारानी ने उनके लिए अपने राजमहल के अंदर ही एक सुंदर सा तालाब बना दिया और उसमें वो मछलियाँ अब आराम से रहने लगी। महारानी हर वक्त मछलियों के साथ ही रहा करती थी। अब एक दिन महारानी और महाराज दूसरे राज्य जाते हैं। वहां जाकर उन्हें वही साधु महाराज मिले जो 15 साल पहले मिले थे। उन्हें देखकर महारानी और महाराज उनके पैर छूते हैं। प्रणाम ऋषिवर। सुखी रहो पुत्र। आप कैसे हो? बहुत सालों बाद आना हुआ तुम्हारा। ऋषिवर, राज्य के कारोबार में व्यस्त था, इसलिए आने का समय ही नहीं मिला। तपस्या का फल मिलने के लिए अभी सिर्फ 3 साल रह गए हैं महाराज। तुमने प्रजा की अच्छी तरह से सेवा की है, मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद ऋषिवर, आपके कहे अनुसार हमने वैसे ही आचरण किया है। दोनों साधु महाराज के पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं। तभी साधु महाराज महारानी से, महारानी, आपके इतने वर्षों की तपस्या जरूर सफल होगी। अब आपको एक काम करना होगा जिससे आपके राज्य में सुख और समृद्धि आ जाएगी। आपको मैंने जो 3 मछलियां दी थी, अब वो बहुत बड़ी बन गई है। उन्हें आपको राजमहल में एक छोटा सा तालाब बनाकर उसमें रखना है। वो तीनों मछलियां दिव्य है। अब इन 15 साल बाद उन मछलियों को बोलने की शक्ति प्राप्त होगी। आप मछलियां जैसे बोलेंगी वैसा ही कीजिए, आपका कल्याण होगा। धन्यवाद साधु महाराज, आपकी वजह से मुझे मेरा जीवन कैसे जीना है ये पता चला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा तो समय मछलियों के साथ कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। हाँ महारानी, आपने मछलियों की अच्छी तरह से परवरिश की है। अब उन्हें बोलने की प्रतिभा प्राप्त हुई है, तो उनके इच्छानुसार आप कीजिए। जी साधु महाराज। ऋषिवर, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। ऐसा कहकर महाराज और महारानी साधु का आशीर्वाद लेके वहां से चले जाते हैं। महाराज और महारानी अपने महल में आते हैं। तभी महारानी अपनी मछलियों के पास चली जाती है और वो देखती है कि आज मछलियों का रंग भी थोड़ा बदला हुआ है। उन्हें ऐसे देख महारानी खुश हो जाती है और कहती है, अरे मेरी मछलियों का रंग कितना अच्छा हुआ है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे ये 3 मछलियाँ मिली है। ऐसा कहते ही उनमें से एक मछली महारानी से, रानी माँ, हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमें आप मिली है। हाँ मेरे बच्चों, मैं भी बहुत खुशनसीब हूँ। रानी माँ, हमारी शादी करने की इच्छा है, क्या आप हमारी शादी करवा देंगी? मेरी बच्चों की इच्छा है तो मैं तुम सबके लिए यहाँ एक अच्छा सा महल बनवा देती हूँ जिससे तुम्हें अच्छा लगेगा, और बाद में तुम्हारे लिए लड़कियाँ ढूंढूंगी। तुम सब वहाँ रह सकोगे। महारानी ने अपनी मछलियों के लिए तालाब में एक सुंदर सा महल बनवा लिया और इस महल में मछलियाँ खुशी खुशी रहने लगी। अब महारानी को उनके शादी के लिए योग्य कन्या ढूंढनी थी, इसीलिए उन्होंने अपने राज्य में सभी लोगों को ये बात बता दी। मेरी मछलियों से जो भी लड़की शादी करेगी उसे इस राज्य का हिस्सा मिलेगा। राज्य में ऐसे खबर फैलते ही उनके इस प्रस्ताव को लोग सुनकर अनसुना करने लगे, क्योंकि मछलियों को लड़की कौन देगा, ऐसा सोचकर लोग चुप रहने लगे। एक गरीब घर की 3 लड़कियां अपने माँ बाप की थोड़ी मदद हो जाए, इसीलिए उन्होंने शादी के लिए तैयार हो गई। वो 3 लड़कियां साथ में नदी के किनारे बैठी हुई थी। वो बहुत सोच में डूबी होती है। तभी उनके पास एक तोता आता है जो कि बोल सकता है। तभी वो लड़कियों से कहता है, क्या हुआ है, आप तीनों इतनी चिंता में दिख रही हो? कुछ नहीं, हम एक मछली से शादी करने वाले हैं। हमारा आगे क्या होगा यही सोच के डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं। जब तुम उन मछलियों के पास जाओगी तो ये फल उनको खाने के लिए दे देना, तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। अब तुम चिंता मत करो और ये फल लेकर तुम तीनों घर जाओ। ऐसा कहते ही तोता वो फल लड़कियों को देकर वहाँ से चला जाता है और लड़कियाँ वो फल लेकर घर चली आती है। अगले दिन लड़कियाँ तैयार हो जाती है। तभी राज्य के सैनिक आकर उन्हें लेकर चले जाते हैं। अब उन्हें तालाब के महल में भेज दिया जाता है। तभी लड़कियाँ बहुत डर जाती है। महाराज और महारानी भी देखने के लिए उत्सुक थे कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि उनके 18 साल अब पूरे हो चुके थे। थोड़ी ही देर में रात हो जाती है। रात होते ही मछलियाँ पानी के ऊपर आई और वो महल में चली गई। महल में जाते ही उन्हें 3 लड़कियाँ दिखाई दी। उन्हें देख के मछलियाँ खुश हो गई। मछलियाँ पानी में उन 3 लड़कियों के पास चली जाती है। लड़कियाँ थोड़ी डर जाती है, मगर वो एक जगह खड़ी रह जाती है। लड़कियाँ एक जगह आधे पानी में खड़ी रहकर मछलियों को देखती है। तभी मछलियाँ उन लड़कियों से,
तुम हमारे लिए क्या लेकर आई हो? उनकी आवाज सुन लड़कियां बहुत डर गई और उन्होंने अपने साथ लाए हुए फल उनके सामने रख दिए। मछलियों ने वो फल देखकर उसे खा लिया। मछलियों ने फल खाते ही वो तीनों मछलियां 3 सुंदर से राजकुमार में परिवर्तित हो गई। ये सब देख लड़कियां बहुत खुश हो गई। अब 3 राजकुमार वो 3 लड़कियों को लेकर राजमहल में चले जाते हैं। तभी महाराज और महारानी उन्हें देख आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उन लड़कियों के साथ 3 राजकुमार आ रहे थे। हमारे महल में ये राजकुमार कहाँ से आ गए? रानी माँ, हम मछली राजकुमार है जिसका आपने इतने सालों से अच्छी तरह से परवरिश की। अब हम एक राजकुमार बन गए हैं। ये सब सुन महारानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने राजकुमारों को गले लगा लेती है। महाराज को भी बहुत खुशी हो गई थी कि उनके राज्य को राजकुमार मिल गए थे। अब महाराज और महारानी तीनों राजकुमारों का विवाह उन 3 लड़कियों के साथ करवा देते हैं। अब सब खुशी खुशी रहा करते हैं। उनकी प्रजा ये नज़ारा देख बहुत खुश हो जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा सब्र से काम लेना चाहिए। सब्र का फल मीठा होता है। हमेशा धैर्य के साथ हर काम पूरा करना चाहिए। एक श्यामपुर नाम के गांव में सुवर्णा नाम की औरत रहा करती थी। सुवर्णा को एक 5 साल की बच्ची थी जिसका नाम था सीता। सीता बहुत ही बुद्धिमान लड़की थी। सुवर्णा के पति की मौत हार्ट अटैक आकर हुई थी। इसी वजह से सीता अपनी बच्ची को लेकर रहा करती थी। वो खुद काम करके घर का गुजारा किया करती थी। एक दिन सुवर्णा के पिता कांतिलाल उसके घर आए और उन्होंने सुवर्णा से कहा, सुवर्णा बिटिया, कैसी हो? तुम्हारा घर कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है पिताजी, कोई चिंता नहीं है। मैं और सीता ठीक है। बेटी, मेरी नजर में एक रिश्ता है तुम्हारे लिए। उसकी पत्नी का अभी देहांत हुआ है। उसे भी एक बीवी की जरूरत है। क्या तुम उससे शादी करना चाहोगी? आदमी अच्छा है। नहीं पिताजी, मेरी शादी करने की कोई इच्छा नहीं है। बेटी, ऐसा कह के जिंदगी का गुजारा नहीं होता। तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। सीता की भी जिंदगी संवर जाएगी। पिताजी, मगर मुझे ऐसा लगता है कि आप जल्दबाजी कर रहे हैं। नहीं बेटी, कुछ चीजें समय पे ही की जाए तो ही अच्छा होता है। ठीक है पिताजी, आप जैसा ठीक समझे। ठीक है बेटी, तो मैं आगे बात बढ़ाता हूँ। ठीक है। कांतिलाल अब चाय पीकर वहां से चले जाते हैं। अब कुछ दिनों बाद सुवर्णा की शादी उसी गांव के आदमी रंगा से हो जाती है। रंगा की पत्नी की मौत बीमारी की वजह से हुई थी। रंगा के खाने पीने के लाले पड़ रहे थे, इसीलिए रंगा ने दूसरी शादी करने का फैसला किया था। अब रंगा ने सुवर्णा से शादी कर ली थी। उसकी बेटी सीता भी सुवर्णा के साथ रहा करती थी। सीता माँ के साथ उसके नए घर में खुश थी। रंगा भी काम करके घर आया करता था, तो सुवर्णा का स्वभाव और उसके हाथ का खाना खाकर रंगा बहुत खुश था। अब ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। सुवर्णा को एक लड़का होता है जिसका नाम शिवा रखते हैं। शिवा बहुत ही नटखट था, तो उसको संभालते संभालते सुवर्णा का दिन कहाँ निकल जाता था उसे पता ही नहीं चलता था। एक दिन रंगा के घर उसकी मौसी आती है जिसका नाम था गौरी। गौरी मौसी बहुत ही उकड़े हुए स्वभाव की थी। उसके यही स्वभाव के कारण सभी उससे डरते थे। वो जल्दी किसी को कुछ भी बोल दिया करती थी, इसीलिए उससे कोई ज्यादा बात नहीं किया करता था। गौरी मौसी जब घर आती है तब, अरे रंगा, नई बहू कहाँ है? दिख नहीं रही। मौसी, वो शिवा को सुला रही होगी, मैं देख कर आता हूँ। तभी सीता पानी लेकर आती है। गौरी मौसी रंगा से, रंगा, ये लड़की कौन है? मैंने इसे पहचाना नहीं। अरे मौसी, ये सुवर्णा की पहले की बच्ची है। ये भी हमारे साथ ही रहती है। अच्छा, इसे कुछ काम आता है या नहीं? करती है, मगर ज्यादा कुछ नहीं आता उसे अभी तक। अरे, उसे ऐसे बिठाकर मत रखा करो, उसे भी काम आने चाहिए। काम करेगी तो कुछ ना कुछ सीखेगी, समझे? जी मौसी, मैं ध्यान रखूंगा। ऐसे दोनों की बातें हो रही थी, तभी सुवर्णा वहां आ जाती है और मौसी के पैर पड़ के उनका आशीर्वाद लेती है। उनके लिए सुवर्णा चाय बनाने चली जाती है। तभी मौसी हाथ मुंह धोने चली जाती है। थोड़ी ही देर में सुवर्णा चाय बनाकर लेकर आती है। रंगा और मौसी चाय पीकर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी रंगा सुवर्णा से, सुवर्णा, मौसी हमारे घर महीना भर रुकने वाली है। उनके आदर सत्कार तथा खान पान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अजी, ये क्या कहने की बात है? मैं उनका अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, मैं अभी काम पर जाता हूँ। जी। ऐसा कहकर रंगा काम पर चला जाता है
और सुवर्णा खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। तभी मौसी थोड़ा आराम करने चली जाती है। खाना बनाने के बाद सुवर्णा मौसी को आवाज देने चली जाती है। मौसी जी, चलिए खाना बन गया है, हम खाना खा लेते हैं। हाँ चलो, मुझे बहुत भूख लगी है। ऐसा कहकर सुवर्णा के साथ मौसी खाना खाने बैठ जाती है। कुछ समय बाद खाना हो जाता है। तभी सुवर्णा सीता को आवाज देती है। अरे सीता, मेरी थोड़ी मदद करो ना, ये बर्तन उठाकर किचन में लेकर आओ ना। जी माँ। सीता बर्तन उठाकर किचन में लेकर चली जाती है। तभी मौसी को सीता का काम ना करना नजर में आता है। मौसी अब सीता पर ध्यान रखती है। एक दिन सुवर्णा दूसरे गांव काम से चली जाती है। उस दिन मौसी ने सीता से बहुत काम करवाया और उस दिन मौसी सीता से, सीता, ओ सीता, सुनती हो, यहाँ जरा झाड़ू लगा देना। जी दादी, अभी करती हूँ। ऐसे ही पूरे दिन में मौसी उसे बहुत काम बताया करती थी। उन्हीं दिनों में सुवर्णा को कुछ काम के सिलसिले में उस गांव में 15 से 20 दिन और ज़्यादा रहना पड़ा। उसी समय मौसी और रंगा ने उसे बहुत काम बताया। सुबह उठते ही रंगा, सीता, जल्दी चाय बनाओ, मुझे जल्दी काम पर जाना है, मेरा डिब्बा भी तैयार रखना। जी पिताजी, अभी बनाती हूँ। सीता के कम उम्र होने के कारण उसे सारे काम नहीं आया करते थे, मगर वो सब काम करने का प्रयास किया करती थी। सीता रोटी बना रही थी, तभी उसका हाथ जल जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर मौसी किचन में आ जाती है। अरे क्या हुआ, इतना क्यों चिल्ला रही हो? मेरा हाथ जल गया दादी। अरे इतना सा ही तो जला है, कुछ ज्यादा नहीं जला है। मैं तुम्हारी इतनी थी तभी से खाना बनाती हूँ, ऐसे जला तो भी हम काम किया करते थे। चुपचाप काम करो सीता। सीता को ये बातें सुन बहुत दुख हुआ और उसकी आंखों में से आंसू निकल आए। उसके आंसू देख, ये झूठ मूठ का रोना बंद करो और काम करो। काम कौन करेगा? मैं करती हूँ दादी। सीता अब घर के सारे काम किया करती थी। उसकी माँ गांव से लौटकर आने में बहुत ही समय था, इसी वजह से वो चुपचाप काम कर रही थी। रंगा के मन में अब ये बैठ गया था कि सीता उसकी बेटी नहीं है, वो सौतेली बेटी है। इसीलिए रंगा अब सीता से सौतेलों सा व्यवहार किया करता था। एक दिन सुबह घर का पानी खत्म हो जाने के कारण रंगा ने उसे पानी भरने के लिए कहा, तो सीता घर में पानी भर रही थी। तभी पानी भरते भरते उसका पैर फिसलकर वो गिर गई और उसके हाथ को बहुत चोट आ गई। वो बहुत रोने लगती है और घर आकर उसके हाथ को हल्दी लगाती है। तभी रंगा नहा के बाहर आता है और उसे चाय बनाने के लिए कहता है। तभी वो देखता है कि हाथों में चोट लगी है, फिर भी रंगा सीता से, सीता, जल्दी चाय लाओ, मुझे काम पर भी तो जाना है, मेरा टिफिन तैयार है ना? पिताजी, मैं आज फिसल कर गिर गई तो मैं आज टिफिन नहीं बना पाऊंगी। क्या बोली तुम? टिफिन नहीं बना पाओगी? मैं क्या खाऊंगा? और इतना सा लगने पर इतना बवाल करने की कोई जरूरत नहीं है। पिताजी, मेरा हाथ बहुत दुख रहा है, आप आज बाहर से कुछ खा लीजिए ना। ऐसा कहते ही रंगा बहुत आग बबूला हो गया और उसने सीता को बहुत मारा। उसकी मार की वजह से सीता फूट फूट कर रोने लगी और सीता रंगा से, नहीं पिताजी, मुझे मत मारिए, नहीं। उसका बदन मार की वजह से बहुत दर्द करने लगा। वो एक कोने में जाकर बहुत रोने लगी। उस दिन मौसी ने खाना बनाया, मगर मौसी ने भी उसे खाना खाने के लिए नहीं दिया। अगले दिन सीता का बदन मार खाने की वजह से बहुत दुख रहा था। उस दिन उसकी माँ घर आ जाती है और सुवर्णा सीता से, सीता, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? चेहरा बहुत उतरा हुआ लग रहा है। माँ, मैं ठीक हूँ, मुझे थोड़ा बुखार लग रहा है, बाकी कुछ नहीं। ऐसा कहकर सीता सच्चाई उसकी माँ को नहीं बताती। अब कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं। सीता बड़ी हो जाती है। शिवा भी अब बड़ा बन जाता है। शिवा का स्वभाव बहुत ही घमंडी और लालची था। कुछ दिनों बाद सुवर्णा और रंगा ने सीता की शादी एक सुधीर नाम का लड़का देखकर कर डाली। सुधीर घर का गरीब था, मगर उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वो दोनों मेहनत करके कमाते थे और अपना गुजारा किया करते थे। शिवा भी अब बड़ा हो गया था। वो अपने माता पिता की थोड़ी भी चिंता नहीं किया करता था। एक दिन शिवा उसके पसंद की लड़की से शादी कर लेता है और दोनों घर आ जाते हैं। उन दोनों को देख रंगा और सुवर्णा हक्का बक्का रह जाते हैं। उन्हें देख रंगा, शिवा, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। शिवा,
तुम्हें अगर शादी ही करनी थी तो एक बार पूछ तो लिया होता, सीधा शादी करके आ गए। मुझे आप दोनों से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर शिवा और उसकी बीवी स्नेहा घर में आ जाते हैं। घर में आते ही सुवर्णा स्नेहा को घर के सारे तौर तरीके सिखाने में लग जाती है। स्नेहा भी मन लगाकर सब काम सीख रही थी। कुछ दिनों बाद शिवा शहर में नौकरी करने के लिए चला जाता है और वो स्नेहा को भी साथ में लेकर जाता है। रंगा और सुवर्णा अब घर में अकेले रह गए थे। एक दिन रंगा के पेट में बहुत दर्द होने लगा तो उसे सुवर्णा अस्पताल लेकर गई। अस्पताल जाते ही सुवर्णा ने सीता को फ़ोन किया। सीता, तुम्हारे पिताजी को अचानक पेट में दर्द होने लगा तो मैं उन्हें अस्पताल लेकर आई हूँ। तुम जल्दी आ जाओ। माँ, मैं अभी आती हूँ, तुम चिंता मत करो। हाँ। सीता को फ़ोन करने के बाद सुवर्णा ने शिवा को फ़ोन किया। शिवा से सुवर्णा, बेटे, तुम्हारे पिताजी के पेट में बहुत दर्द हो रहा था तो उन्हें मैंने अस्पताल में भर्ती कर दिया है। तुम जल्दी आओ बेटा। माँ, मुझे अभी एक अर्जेंट काम है, इसलिए मैं तो अभी नहीं आ सकता। तुम पिताजी को कहीं ना कहीं अच्छे अस्पताल में एडमिट करवा लो, ठीक है? बेटा, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, तुम थोड़ा समय निकाल के आ जाओ ना। अरे माँ, मैंने तुम्हें बताया ना, मैं अभी नहीं आ सकता। फिर भी तुम मुझसे कह रही हो कि तुम आओ। मैं नौकरी छोड़ छाड़ के नहीं आ सकता माँ, मैं नहीं आ पाऊंगा। ठीक है बेटा, मैं फ़ोन रखती हूँ। हाँ, रखिए। शिवा ऐसा कहकर उसकी माँ का फ़ोन रख देता है और अपने काम पर चला जाता है। तभी थोड़ी देर में अस्पताल में सीता आती है। सीता को देख सुवर्णा, सीता, तुम आ गई। डॉक्टर बोल रहे हैं कि उनकी किडनी खराब हो गई है, उन्हें दूसरी किडनी देनी पड़ेगी। मेरी किडनी भी नहीं चलती, अब मैं क्या करूं? माँ, मैं डॉक्टर से बात करके देखती हूँ। ठीक है। अब सीता डॉक्टर से मिलने जाती है और डॉक्टर से, डॉक्टर साहब, मेरी किडनी मेरे पिताजी को चल सकती है क्या? आप ज़रा देख लीजिए ना, मैं देने के लिए तैयार हूँ। हमें आपका ब्लड लेना पड़ेगा, बाद में उसे मैच करके पता चलेगा आपकी किडनी उनको चलती है या नहीं। ठीक है डॉक्टर, आप मेरा ब्लड सैंपल ले लीजिए। नर्स उसका ब्लड का सैंपल लेकर टेस्ट के लिए भिजवा देती है। सीता बाहर आकर अपनी माँ के पास बैठ जाती है और कुछ समय बाद टेस्ट के रिपोर्ट आ जाते हैं। सीता की किडनी रंगा को चल सकती है, ये डॉक्टर बताते हैं। तभी सीता किडनी देने के लिए तैयार हो जाती है। सीता और रंगा का ऑपरेशन हो जाता है और रंगा के नज़दीक के बेड पर सीता को सोता हुआ देख रंगा बोलता है, सुवर्णा, ये सीता यहाँ क्यों एडमिट है? और शिवा बेटा कहाँ है? सीता ने आपको किडनी दी है जिसकी वजह से आपकी जान बच सकी है। और रही बात शिवा की, तो शिवा आया ही नहीं है। रंगा ये बात सुनकर बहुत सोच में डूब गया और उसके आँख से आंसू निकलने लगे। तभी रंगा सुवर्णा से, सुवर्णा, जिसे मैंने कभी अपना माना ही नहीं, आज उसी ने मेरी जिंदगी बचाने के लिए खुद की जिंदगी दांव पर लगा दी। और जिसे अपना समझा वो तो एक बार मुझे देखने के लिए भी नहीं आया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सुवर्णा, मुझे सीता से माफी मांगनी है। सीता को जब होश आएगा तब आप उससे बात कर लेना। अब आप आराम कीजिए। हाँ, ठीक है। ऐसा कहकर रंगा सो जाता है। थोड़ी देर बाद दोनों को होश आता है। उसी समय रंगा सीता से, बेटी, मुझे माफ कर दो मेरी बेटी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं सका। पिताजी, आप ऐसे बात मत कीजिए, मैंने कोई एहसान नहीं किया है, एक बेटी का फर्ज अदा किया है। अब आप आराम कीजिए पिताजी। बेटी, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? हाँ पिताजी, मैंने आपको कब का माफ कर दिया। ऐसा सुनकर रंगा चिंता मुक्त हो गया। अब कुछ दिनों बाद रंगा और सीता घर पर आ जाते हैं। अब रंगा और सुवर्णा अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहा करते थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए। किसी के प्रति मन में बुरी भावना नहीं रखनी चाहिए। हमेशा अच्छा वर्तन करें।